नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे प्राचीन भारत की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने वैदिक, ऋग्वैदिक और आज हम इसी क्रम में पाषाण काल पर बात करने जा रहे हैं। प्रस्तर युग के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज भी कहते हैं। अगर आप कहीं इसे प्रस्तर युग लिखा हुआ देखें तो कंफ्यूज ना हो, ये पाषाण काल के बारे में ही डिस्कशन चल रही है। ठीक है। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 25 लाख बीसी से 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड निकल के आता है। और ये टाइम पीरियड ऐसे ही नहीं निकल के आ रहा है बहुत आसानी से। हथियार यहाँ पे पाए गए हैं और इस हथियारों के टाइम पीरियड को पता करा गया है लैब में। उसके अकॉर्डिंग ये 25 लाख से 1 लाख बीसी तक का जो है कि ये 25 लाख बीसी से 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड निकल कर आता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। मानव कंकाल मिले हैं जो कि 10,000 बीसी पुराने हैं। 10,000 बीसी पुराने हैं। मानव खोपड़ी के ऊपरी हिस्सा जो पाया गया है वो हथनौरा से पाया गया है। हथनौरा एमपी में पड़ता है। और ये जो खोपड़ी पाई गई है ये करीब करीब 4.5 लाख वर्ष पुराना है। 4.5 लैक्स ईयर अगो। फाइन। और इसकी जो खोज करी है वो अरुण सुनकनिया ने करी है। अरुण सुनकिया ने। दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, आगे बढ़ते। भारत में जो मानव शाखा मिली है वो 90 लाख बीसी से 1 करोड़ 20 लाख बीसी पुरानी है। और ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी से पाई गई है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी को ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आपको चर्चा में दिखेगी। वैश्विक प्रमाण जो इसके मिलते हैं वो मिल रहे हैं अफ्रीका से। और अफ्रीका में भी खासकर अदिस अबाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदिस अबाबा। और अगर एग्जैक्ट इसके लोकेशन की बात करें तो ये इथोपिया से मिल रही है। अफ्रीका में रामापिथेकस शिवालिक श्रेणी मिल रहे हैं। ये वही शिवालिक श्रेणी है जहाँ से भारत में ये शाखा मिल रही थी, जिसकी टाइम पीरियड 90 लाख बीसी से 1 करोड़ 20 लाख बीसी निकल कर आ रही थी। देखिए, रामापिथेकस शिवालिक श्रेणी से मिल रहे हैं। और हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वो भारत में मानव शाखा को भी संदर्भित कर रही है। जो महाकपि हैं, ये कवि लिख गया है यहाँ पे, इसे कंफ्यूज नहीं होगा, ये महाकपि की बात हो रही है। एप्स, ठीक, महाकपि की बात हो रही है। एक तो जो रामापिथेकस मिले शिवालिक श्रेणी में वो 2 जगह गए। एक वापस से जो है कि खुले मैदानों में चले गए और दूसरे जो रहे उनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि खुले मैदानों में वापस आए और संचरणशील जीवन निर्वहन करने लगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो खुले मैदानों में थे उनसे 2 श्रेणियाँ निकलती हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस और दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन जो है यही मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। तो नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यू हैव टू लर्न दिस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पिथेंकेथ्रोपस या होमो इरेक्टस, जिसने पहली बार अग्नि का आविष्कार करा है। ठीक है, अग्नि का आविष्कार करा है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और निएंडरथल मानव जो है ये आग का उपयोग करने और मृतकों को, जो उसके परिजन हैं उनके मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए पहली बार आग का उपयोग किया। किसने? तो वो हैं निएंडरथल ह्यूमंस। फाइन। नेक्स्ट है आपके जो क्रो-मैग्नन मानव हैं वो हैं आधुनिक मानव का आदि पूर्वज, जो हम और आप हैं। फाइन। जो कपि यहाँ आपने देखा ना, महाकपि जो वापस से जो है कि जंगल में चले गए थे, इनके जो है कि पूंछ हुआ करती थी। और आज के जो आधुनिक मानव हैं जो हम आप हैं, इन सभी में जो है कि हमारे मेरुरज्जु के अंतिम भाग पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंतिम बिंदु पर एक छोर पाया जाता है जो कि आवश्यक रूप से उसी पूंछ का शेष या अवशेष का भाग है। अगर आप ध्यान दें तो आपको मिल जाएगा। जो क्रो-मैग्नन मानव है आधुनिक मानव के आदि पूर्वज हैं जो 30,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए। 30,000 पूर्व विकसित हुए। फाइन। अब आप आ जाइए पाषाण युग के परिचय पर और आगे चलकर हम उनका विभाजन करेंगे टाइम पीरियड के आधार पर।
भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो जो प्रीमरोज हैं ये भारतीय पाषाण युग को उद्घाटित करने वाले पहले व्यक्ति रहे जिनको ऐसा अंदेशा होता है कि पाषाण युग से भी कुछ चीज़ें निकल कर आ सकती है, दैट वन प्रीमरोज। इनके साथ साथ सहयोगी कह सकते हैं या टाइम पीरियड में आगे बढ़ते हुए कुछ और लोग जो कि इसमें रुचि रखते हैं, उनमें से जॉन एवंस, कर्नल मेडोज, MC बर्किट, HD टेरा और TT पैटरसन, ये नाम मुख्य रूप से देखेंगे। अब आप मेन भूमिका में आने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे 1863 पुरातत्व शास्त्री भी रहे और भूगर्भ वेत्ता भी रहे, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहली बार चेन्नई, तब के मद्रास में, चेन्नई के पल्लवरम से प्राप्त हथियारों के आधार पर पहली बार ऐसा महसूस करा कि यहाँ पे जो है कि पाषाण संस्कृति के कुछ साक्ष्य मिल सकते हैं। नेक्स्ट है CL कार्लाइल, भारत में एक मध्य पाषाण काल भी है। इन्होंने ऐसा अंदेशा जताया कि सिर्फ पाषाण काल ही नहीं है, इन्होंने यह भी बताया कि पाषाण काल के साथ साथ भारत में एक मिडल स्टोन एज भी काम कर रहा है या वो उसके साथ पाया गया है। इनके साथ साथ जॉन ल्यूबॉक एक नए भूगर्भवेत्ता हुए जिन्होंने ये कहा कि भारत में पाषाण काल, मध्य पाषाण के साथ साथ एक नव पाषाण काल भी है जिसकी डेट टाइम यहाँ नीचे लिखी गई है। इसे ऐसे देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक के टाइम पीरियड को दिखाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक के टाइम पीरियड को, और नव पाषाण काल यानी कि नियो जो नया वाला पाषाण काल है वो 4,000 BC से 1,000 BC तक। टाइम पीरियड में आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, इसे ही आप सबसे ठीक और सटीक समझिएगा और जहाँ भी हो इन्हीं को जो है कि आप चूज़ करके आएंगे, आपका आंसर ठीक होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। देखिए पहला है, हम इन तीनों को जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनमें हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा पाषाण को। तो पूरा पाषाण काल में हम देख रहे हैं पूरा पाषाण काल में भी दो आएंगे। इनमें है निम्न पूरा पाषाण काल, इनका टाइम पीरियड 25 लाख BC से 1 लाख BC। यहाँ पर चौपड़, चौबिंग और पेबुल, ये आपके चौपड़, चौबिंग और ये आपका पेबुल की एक रफली एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपके चौपड़, चौबिंग और पेबुल यहाँ से पाए गए हैं। सोहन नदी घाटी से ये मिलते हैं जो कि पंजाब में है। निश्चित तौर पे पंजाब है तो ये उत्तर भारत के उत्तर दिशा से ये प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पंजाब में प्राप्त हो रहे हैं। तो सोहन नदी घाटी पंजाब यानी कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि कुल्हाड़ी जहाँ से पाई गई है हैंडेक्स, ये अत्रिपक्कम और बदमबुरै मद्रास यानी कि दक्षिण से प्राप्त करी गई है। मद्रास का आधुनिक नाम चेन्नई है, आप जान ही रहे हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, मद्रास से एक हैंड एक्स मिला हुआ है, मतलब कुल्हाड़ी मिली है। आप इसे कुल्हाड़ी संस्कृति भी कह सकते हैं और जो पंजाब से पाई गई है आप इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी इसके संज्ञा दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसी में जो दूसरी आती है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख BC से 40,000 BC तक का है। इसमें भी चौपर, चौबिंग और पेबल पाए गए हैं जो कि फलक प्रधान है। इन पे जो है कि जो कोर हैं इनके वो नुकीले किस्म के हैं, और इसलिए इन्हें कोर टूल्स भी कहा जा रहा है। इसी में है आपके उच्च पूरा पाषाण काल जो कि टाइम पीरियड 40,000 BC से 10,000 BC तक है। फलक प्रधान यानी कि ब्लेड टाइप टूल्स इसमें ज़्यादा पाए गए हैं। ब्लेड टाइप टूल्स जो कि बहुत नुकीले किस्म के हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ब्लेड टाइप टूल्स आ रहा है वहाँ उच्च पूरा पाषाण काल पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य है, ध्यान रखिएगा। अब आइए आप दूसरे में, मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि हम इन्हें 3 भागों में बांट रहे हैं, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में।
पूरा पाषाण काल में हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, साथ ही साथ उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु बात कर रहे हैं जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल अलग है, मध्य पाषाण काल अलग है। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 4,000 BC है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं? सूक्ष्म पाषाण उपकरण पाए जा रहे हैं, कृषि का ज्ञान है यानी कि जंगली कृषि कर रहे हैं, अपने खान पान तक की जो है कि व्यवस्था ये कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो पशु इनको अपने उपयोग के लगते हैं उनका पशुपालन भी, उनका रखरखाव भी इन्होंने शुरू कर रखा है। और इसके जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? आदमगढ़ MP से मिल रहे हैं, और साथ ही साथ बागौर के राजस्थान से मिल रहे हैं। बागौर राजस्थान में है और आदम MP गढ़, ठीक है। और आप ध्यान रखिए कि सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण जो संबंधित हैं वो इस कालक्रम में पाई जाने वाली बस्तियां राजस्थान के ये जो बागौर हैं, ये बनास नदी का क्षेत्र है, और इसी की जो सहायक या ट्रिब्यूटरी नदी है वो है कोठारी नदी, कोठारी नदी, ठीक है। यहाँ पे जो किए गए शोध कार्य हैं वो संपन्न कराया किसने? VN मिश्र ने। VN मिश्रा के देख रेख में ये कार्य कराए गए थे। ये पशुपालन का प्राचीन केंद्र था। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ भी जो है ये दोनों जो हैं कि इसके प्राचीन साक्ष्य हैं, और साथ ही साथ यहाँ से पूर्व पश्चिम की दिशा में लेटी हुई वयस्क महिला का मानव कंकाल मिला है। कहाँ से? अब देखिए जो प्राचीन साक्ष्य है ना, यहीं से एक जो महिला है वो लेटी हुई अवस्था में है, और उनका जो दिशा है वो कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में इनका पैर है, यानी कि पूर्व में सर है और पश्चिम में जो है कि इनका पैर आ रहा है। और इस सभी क्षेत्रों का उत्खनन यहाँ पे जो कार्य किए गए हैं वो VN मिश्र के द्वारा किए गए हैं। यहाँ से मुड़ी हुई अवस्था में लिटाया गया 3 मानव कंकाल भी मिला हुआ है। यहीं से जो बागौर है, यहीं से जो है कि 3 कंकाल मिले हुए हैं जिनके पैर मुड़े हुए हैं और ये लेटी मुद्रा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को आगे देखते हुए और चीज़ें आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो देखते चलिए। एक कंकाल के गले से 36 गूटियों की माला मिली हुई है। 36 गूटियों की माला मिली हुई है यहीं बागौर से। कहाँ से? एक जो कंकाल मिला हुआ है उसके गले से एक 36 गूटियों की माला मिली हुई है जो पत्थर और हड्डी से बनी हुई है। ये जो माला बनी हुई है ना, ये हड्डी प्लस पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। और चीज़ें आप देखते जाइए, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ। चूँकि मैं इन चीज़ों को पहले ही आपके लिए टाइप कर लेता हूँ ताकि मुझे डिटेल करने में आसानी रहे। आगे चलिए, जो गुजरात का लंगनाज साइट है, गुजरात का लंगनाज साइट है, ये भी इसी कार्यक्रम से संबंधित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? गदा शीर्ष, हथौड़ा, तांबे का चाकू। अब तांबे के चाकू से कंफ्यूज नहीं होना है। अब तक जो है कि तांबे की थोड़ी थोड़ी खोज और थोड़ी थोड़ी इसकी जो है कि उपलब्धता मिलने लगी थी, इसकी उपलब्धता मिलने लगी थी। तो यहाँ से जो है कि तांबे का चाकू और साथ साथ पत्थर की गूटियाँ पाई गई। यही जो जहाँ से माला मिली थी वही पत्थर की गूटियाँ भी यहाँ पे मिलने लगी हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें इन 14 में से 13 के जो पैर हैं वो मुड़े हुए हैं और
ये सब दाहिनी करवट लेकर लेटे हुए पाए गए हैं। मानव कंकाल मिल रहे हैं कितने? 14, जिनमें से 13 के पैर मुड़े हैं और ये सभी दाहिने करवट लेकर लेटे हुए पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, जो लंघनाज से मूर्तियाँ मिली थी, जो कंकाल मिले हैं, उसी लंघनाज से छिपकली की हड्डी भी प्राप्त होती है। यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में प्रोफेसर बीडी मिश्रा, ये लंघनाज गुजरात की बात हो रही है। अब आप आ जाइए मिर्ज़ापुर यूपी में, यहाँ क्या है? प्रोफेसर बीडी मिश्रा और GR शर्मा के नेतृत्व में खुदाई करते हुए यहाँ से 5 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय से तात्पर्य है कि पत्थरों की बनी हुई एक ऐसी कमरे जैसी एक संरचना पाई गई है। ठीक है, और इन शिलाओं में जो 1 से 17, अब यहाँ पे आप इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप ढंग से देख लीजिए। ये जो शिलाश्रय हैं, यहाँ शिलाश्रय संख्या 1 से 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें से अधिकांश विस्तीर्ण अवस्था में हैं, लेटे अवस्था में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कंकाल संख्या 2 और 5, इनके साथ अंत्येष्टि की सामग्री भी साथ में मिली है। अगर अंत्येष्टि की बात हो रही है तो मूल रूप से हिंदू धर्म में, मेसोपोटामियन सभ्यता में, और अभी आपने देखा कि निएंडरथल जो कि अपने परिजनों की शवाधान प्रक्रिया में अग्नि का इस्तेमाल करते थे। तो अगर अंत्येष्टि प्रक्रिया कहीं हो रही है तो निश्चित रूप से ये किसी पुरोहिताई समाज की ओर इशारा करता है या एक संकेत करता है कि यहाँ पे एक पुरोहिताई समाज भी एग्जिस्ट करता रहा होगा। यहाँ एक कंकाल के साथ पशु का जबड़ा, हिरन के 2 सींग और एक घोंघा, एक कंकाल के साथ पशु का जबड़ा, हिरन के 2 सींग, एक घोंघा और भैंस की पसली प्राप्त होती है। मैंने आपको बोला ना कि मध्य पाषाण काल आते आते इन लोगों ने उपयोगी पशु पालन शुरू कर दिया था। तो निश्चित रूप से जो है कि भैंस अब पालतू पशु बन चुका था। ठीक है, 2-3 चीज़ और देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाने हैं, या कुछ अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी आप इसे आसानी से कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो प्रयागराज तब का इलाहाबाद, अब नाम उसका बदल रहा है, इलाहाबाद की मेजा तहसील का चोपनी मांडो, इसे कहीं कहीं चौपानी मांडो भी कहा जा रहा है, ये इसी कालक्रम का है। ठीक है, और ध्यान रखिए, यहाँ संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हैं पूरे विश्व से, यानी कि संसार के सबसे प्राचीनतम जो मृदभांड का साक्ष्य मिला है वो इलाहाबाद की मेजा तहसील के चौपानी मांडो गांव से मिला या क्षेत्र से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतापगढ़, जो कि अगेन यूपी का पार्ट है। प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय, यहाँ से युद्ध या मानवीय आक्रमण के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ऐसी आशंका या ऐसा संयोग जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें युद्ध या मानवीय आक्रमण एक दूसरे में संघर्ष की स्थिति भी कहीं ना कहीं संकेत करती है। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ मिली हैं, क्योंकि युद्ध अगर हो रहा है और ऐसा साक्ष्य मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ कंकाल मिलेंगे और समाधियाँ मिलेंगी। तो 11 समाधियाँ यहाँ से मिलती हैं। एक समाधि में 4 कंकाल हैं। अब इनमें से 11 में से जो एक समाधि है इनमें 4 कंकाल मिले हैं, यानी कि कहीं कहीं एक साथ 4 लोगों को दफनाए जाने की भी प्रक्रिया रही होगी। प्रतापगढ़ पट्टी के इसी प्रतापगढ़ में इसी प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील, प्रतापगढ़ यूपी के पट्टी तहसील के महदहा, ये नाम आपने बहुत बार प्रश्नों में और अपने नोट्स में, विभिन्न कोचिंग नोट्स में या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने सुना होगा। यहाँ से एक बूचड़ खाना, इसे अंग्रेजी में स्लॉटर हाउस कहा जाता है, स्लॉटर हाउस का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से 28 समाधियाँ भी मिली हैं, 28 समाधियाँ मिली हैं जो आवासीय क्षेत्रों में थी। ये 28 समाधियाँ आवासीय क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। 2 समाधियों में युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। 2 ऐसे समाधियां हैं जहां से कि युगल यानी कि जोड़े में लोग दफनाए गए थे। ठीक है। दमदमा एक स्थान ऐसा है, दमदमा से 41 समाधान के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इनमें से 5 समाधियां ऐसी हैं जो कि फिर से युगल समाधान की ओर इशारा करती हैं, संकेत करती हैं। एक समाधि में 3 कंकाल भी पाया गया है। एक ऐसी भी समाधि है जहाँ से 3 कंकाल पाया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? एक समाधि से 3 कंकाल ही पाया जा रहा है। दमदमा एक जगह है जहाँ पे 41 समाधान हैं, उनमें से 5 समाधियाँ ऐसी इसमें युगल समाधान का साक्ष्य मिल रहा है। 2 आवासीय क्षेत्र 2 समाधियाँ ऐसी हैं जहाँ पे युगल माने कि जोड़े में जो है कि लोगों को दफनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल रही थी। नेक्स्ट आप आइए, वो है नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 4000 BC से 1000 BC। पत्थर के औजारों को रगड़ घिसकर चिकना किया या इसे पॉलिश कराया गया। अब फलक तो थी ही, पर इसको जो है कि अगर कहीं से ये कटा फटा है, तो अगर इस पर घिसावट हो जाए तो यो एक खास आकृति धारण कर लेती है। और पॉलिश अगर इस पर कर दिया जाए या घिसने के बाद एक ढंग से घिसाई अगर हो गई हो तो अपने आप पॉलिश जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है कि वो चिकना हो जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल से पत्थर के औजारों को रगड़ घिसकर चिकना किया गया है। साथ ही साथ नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी खोज रही वो रही तांबे की खोज। आप देख रहे थे कि मध्यपाषाण काल में भी तांबे का चाकू मिलना शुरू हो गया था, यानी कि तांबे धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन नवपाषाण काल आते आते तांबे की खोज ढंग से हो रखी थी। नवपाषाण काल में और क्या क्या चीज़ें हैं? नवपाषाणिक विशेषताओं में पत्थर के नए औजार, स्थायी निवास और कृषि कार्य और साथ ही साथ प्राकृतिक
संसाधनों पर नियंत्रण करना भी आ गया था। भारत के 9 पाषाणिक साक्ष्य सर्वप्रथम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से पहली बार मिलते हैं 9 पाषाणिक साक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मेहरगढ़, यहाँ बलूचिस्तान को रोटी का टोकरा कहते हैं, रोटी का टोकरी या टोकरा कहते हैं। गेहूं की खेती यहाँ ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से आप देखेंगे कि भारत में भी जहाँ जहाँ जैसे टोपोग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा है या कम है, उस अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की किस्में अनाज की उगाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ के लोग ज़्यादा रोटी खा रहे हैं वहाँ पे निश्चित तौर पे उस एरिया में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसे अगर आप बंगाल में चले जाएँ तो बंगाल में वर्षा ज़्यादा प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ पर जो है कि चावल की फसल ज़्यादा अच्छी हो रही है, वहाँ के लोग चावल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और ऐसे ही अगर आप पंजाब या उससे ऊपर हरियाणा क्षेत्र में चले जाएं तो पंजाब में तो बारिश ठीक ठाक है, पर ऊपर हरियाणा पे कुरुक्षेत्र की उधर जाते हुए उस सीमा पे बारिश की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे मोटे अनाज ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। इसीलिए क्योंकि बलूचिस्तान में रोटी की टोकरी मिल कहा जा रहा है उसे, इसलिए वहाँ पे गेहूँ की जो उत्पादन है वो ज़्यादा रही है। हिमालय से आती हुई सदाबहार नदियों के कारण ये क्षेत्र हमेशा गुलजार रहा। यहाँ के लोगों ने लगभग 7000 BC के आसपास पहली बार कपास की खेती और आगे चलकर गेहूँ, जौ और अंगूर की खेती भी करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, संत कबीर नगर जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है, यहाँ के लहुरा देव से 7000 BC पुराना धान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। और ये कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, यूपी पीसस में एक बार प्रश्न पूछा कि भैंस को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मैंने बताया कि अब तक लोग पशुओं को, जो उनके उपयोगी पशु थे, उनको अपना पशुपालन के रूप में या उनको जो है कि अपने पास रखने लगे थे। तो पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कौन है? तो वो है मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ में सबसे पहले जो साक्ष्य मिला किस जानवर का मिला? वो मिला भैंस का। यूपी पीसस में पूछा गया है, इसलिए अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। फसल काटने का हंसिया, फसल काटने का जो हंसिया है ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद साक्ष्य बुर्जहोम, बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर से आगे चल के मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपने देखा ही कि वहाँ पे गेहूँ की जो है कि खेती ज़्यादा होने के कारण वहाँ की जो क्षेत्रीय नाम है उसे जो है कि रोटी का टोकरी कहा गया। सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और आमरी, जो सिंध क्षेत्र है यहाँ के मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और आमरी से जो सैंधव पूर्व काल के साक्ष्य हैं, ये सभी यहाँ जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं वो कहाँ के हैं? सैंधव पूर्व काल के साक्ष्य हैं। कोटदीजी से बड़े पैमाने पर आग लगाकर हत्या किए जाने के प्रमाण मिल रहे हैं। यहाँ से जो हत्या के प्रमाण मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? बड़े पैमाने पर जो है कि आग लगाकर या आग से जलाकर हत्या करने के साक्ष्य मिल रहे हैं। उत्तर भारत में बुर्जहोम, गुफ कराल एक प्रमुख जगह है। यही बुर्जहोम और गुफ कराल प्रमुख जगह हैं। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है।
मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहा हूँ, बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है और इसी बुर्ज होम से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब भूमि के नीचे बनाए गए आवास से इसका संदर्भ है। बुर्ज होम से धूसर यानी कि ग्रे कलर के एक मृदभांड पर बैल की आकृति अंकित है। बैल की आकृति अंकित है और जो शैव धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। शैव धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही साथ बुर्ज होम के लोग घरों में गड्ढे बनाकर रखते थे। मैंने आपको बताया कि ये वही गर्तावास का लक्षण है कि घरों के भीतर या भूमि के नीचे एक घर बनाए जिसको गर्तावास कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, बेलन या कहीं कहीं आप इसे बोलन घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। ये बोलन घाटी क्षेत्र कहाँ है? इलाहाबाद, वर्तमान का इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और रीवा, ये 3 जिले बेलन घाटी क्षेत्र के हिस्से रहे हैं। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे आवास, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, अनाज रखने के कोष्ठागार भी मिले हैं। सिगार के आकार वाली अंगीठियाँ भी मिली हैं। ये महत्वपूर्ण होगा इसलिए इसे आप लिख लीजिए। अंगीठियाँ समझ रहे हैं? आग जिस पे जलती है, लकड़ियों को रख के, इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी क्षेत्र से मिल रहे हैं। उत्तरी बिहार में, नॉर्थ बिहार के क्षेत्र में चिरांद, चेचर और सेनुआर या सेनुआर इसको बोलते हैं। ये प्रारंभिक चरणों से हड्डियों के आभूषण, यहाँ पे प्रारंभिक चरण में ही हड्डियों के आभूषण और हथियार यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। 2-3 चीज़ और समझिए आप। असम जो कि आप इन सब चीज़ों से छूटा हुआ दिखता है, असम के एक जगह है दाओ जाली हेडिंग, यहाँ से भी नवपाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। दक्षिण में कर्नाटक, कंगनहल्ली, कर्नाटक, कंगनहल्ली का नाम तो आपने अपने PYQ में सुना ही होगा। कंगनहल्ली, कुर्नूल और कोडैकल इत्यादि क्षेत्रों से भी नवपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। बाद में यहाँ से मसूर, अरहर और चावल के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, यहीं दक्षिण से। इसके मसूर, चावल और अरहर के साक्ष्य मिल रहे हैं। दक्कन के बहुत से स्थानों पर ऐसे टीले मिले हैं जो जानवरों को बांधे जाने का स्थान यानी कि खूंटा जैसी आकृति को अंकित है यहाँ पे। इनके भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक मोटा मोटा हिसाब किताब रहा। एक चीज़ आप यहाँ पे अगर आप मिस कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि नवपाषाण काल में ही हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा हो गया। आज की क्लास लंबी हो जाएगी। हमें इससे जो एक अलग से हम इसे तांबे की खोज या ताम्र पाषाण काल इसे कह सकते हैं, ताम्र पाषाण काल, इसकी अलग से वीडियो बना लेंगे, छोटी वीडियो, वो आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपको कोई आवश्यकता हो, आप किसी विषय पर क्लास चाहते हो, आपको लगता हो कि ये चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम मेधावी बाई
अभिषेक है। आप चाहें तो इस पर भी मैं जुड़ सकते हैं।